गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम जो हिंदी साहित्य में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर कहीं ना कहीं हमें जो जानकारी देता है वो साइंस से रिलेटेड है। हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में उसे कहानी का रूप दिया गया है, परंतु वो जो जानकारी देगा, वो जो शिक्षा देगा, वो किससे जुड़ी हुई होगी? वो साइंस से जुड़ी हुई होगी। इस चैप्टर में हम रक्त की छोटी से छोटी बातों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रक्त से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें होती हैं और हम उनके बारे में समझ नहीं पाते। और भी छोटा मोटा बुखार भी आए या किसी भी लेवल का बुखार आता है तब भी सबसे पहले डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट के लिए या रक्त की जांच के लिए ही बोलते हैं। तो आज इस कहानी में यतीश अग्रवाल जी इसके लेखक हैं, उन्होंने यही बताया है कि कैसे ब्लड के बारे में या रक्त के बारे में जानकारी सभी के पास होनी चाहिए और कैसे हमें इसकी कमी से और कैसे हमें होने वाली शरीर की बीमारियों से बचना है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें खाने हैं जिससे हम कमजोरी से बचें। इन सारी बातों के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इसलिए इसका नाम है रक्त हमारा शरीर, मतलब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ रक्त, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। फिर इस चैप्टर में रूप दिया गया है कहानी का, क्योंकि है ये हिंदी में इसलिए कहानी तो होगी ही। इसको कहानी का रूप दिया गया। इसमें जो पात्र लिए गए हैं वो पात्र हैं मेन। पहला एक भाई है जिसका नाम है अनिल और दूसरी बहन है जिसका नाम है दिव्या। तीसरा जो इसका पात्र है वो है डॉक्टर दीदी, जो सारी जानकारी अनिल को इस पाठ में देगी और इस पाठ के जरिए हम सब भी ये सब सारी जानकारी लेंगे। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि जो अनिल की बहन है दिव्या, वो बचपन से ही बहुत कमजोर है, परंतु अभी इस समय पर उसे और भी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। इसीलिए अनिल अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर ब्लड टेस्ट की या रक्त जांच करने की सलाह देते हैं और उसे हॉस्पिटल में वो रूम दिखाते हैं जहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जाना है। अनिल और दिव्या दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो डॉक्टर होती हैं उन्हें देखते हैं। अनिल की वो डॉक्टर जान पहचान की होती हैं और अनिल उन्हें क्या कहकर बुलाता है? डॉक्टर दीदी। तो जैसे ही वो डॉक्टर दीदी को देखता है तो वो उन्हें पहचान जाता है और फिर बताता है कि मेरी बहन को डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए कहा है। फिर डॉक्टर दीदी दिव्या को बैठाती हैं और उसकी उंगली से पिंच करके ब्लड निकालती हैं। थोड़ा सा ब्लड वो स्लाइड पे लेती हैं और थोड़ा सा वो एक शीशी में, जो कि कांच की बनी हुई होती है, उसमें वो रख लेती हैं। तो यहाँ तक डॉक्टर दीदी, अनिल और दिव्या जो हैं, इतना काम होता है। ये काम करने के बाद डॉक्टर दीदी अनिल को बोलती हैं कि ब्लड रिपोर्ट अनिल कल आकर ले जाना। फिर जब दूसरे दिन अनिल वो ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए आता है तो डॉक्टर दीदी बोलती है कि अनिल, वो उस समय अपने काम में लगी होती है। डॉक्टर दीदी क्या करती हैं? वो स्लाइड में ब्लड जो दिया हुआ होता है उसे माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से देख रही होती है। तो वो इशारे से अनिल को अपने पास बैठने के लिए कहती हैं। फिर जब वो अपना काम खत्म करती हैं तो अनिल से कहती हैं कि ये है आपकी रिपोर्ट और दिव्या को एनीमिया है। तो अनिल सोचता है कि अनिल को पता नहीं होता कि ये क्या होता है एनीमिया। फिर दीदी बोलती है घबराने की बात नहीं है, दवाइयाँ लोगे या दिव्या दवाइयाँ लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर भी अनिल के अंदर उत्सुकता होती है ये जानने की आखिर ये एनीमिया है क्या। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसके बारे में जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि रक्त
क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ये सब जानोगे तब तुम एनीमिया के बारे में जानोगे। फिर दीदी कहती हैं कि जो रक्त है ना वो एक भानुमति का पिटारा है। ये जो भानुमति का पिटारा है ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ होता है एक वस्तु के अंदर बहुत सारी जानकारियां होना। तो वो यही मुहावरा बोलती है अनिल से कि जो रक्त होता है वो भानुमति का पिटारा होता है। ये देखने में सिर्फ लाल कलर का होता है परंतु इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। फिर वो स्लाइड में जो ब्लड होता है माइक्रोस्कोप से अनिल को देखने के लिए कहती हैं और जब वो देखता है तो चौंक जाता है। रक्त में उसे बहुत सारे कण दिखाई देते हैं, कुछ तरल लिक्विड पदार्थ दिखाई देता है तो और कुछ बालूशाही आप जानते होंगे एक प्रकार का मीठा है जो कि गोल होता है और बीच में छेद होता है, वैसे शेप में कुछ कण दिखाई देते हैं। फिर वो डॉक्टर दीदी से पूछता है कि ये सब क्या है। डॉक्टर दीदी बताना शुरू करती हैं कि ब्लड मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला भाग जो होता है वो तरल होता है जिसे हम लिक्विड भी कहते हैं। उस तरल भाग के बाद दूसरा भाग जो होता है वो कण के रूप में होता है, छोटे छोटे कण के रूप में। कुछ सफेद कण होते हैं और कुछ लाल कण होते हैं। जो सफेद कण होते हैं उन्हें हम सफेद रक्त कणिका या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं और जो लाल कण होते हैं उन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। उसके अलावा एक कुछ कण ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, उन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। जिनका कोई कण नहीं होता वो बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ओके, तो ये तीन कण होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये जो तीन कण होते हैं ये वो जो तरल मैंने बताया जिसका नाम प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ठीक है ना। और उस प्लाज्मा का रंग रेड ब्लड सेल्स के कारण कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो दो भाग होते हैं, पहला तरल भाग जो प्लाज्मा है और दूसरे वो कण रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और बिंबाणु, ठीक है ना। तो ये जो कण हैं वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर वो पूछता है कि फिर जो एनीमिया है वो क्या है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे शरीर में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, शुद्ध हवा से हम जो ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं सांस के द्वारा, वो हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। उसके बाद फिर सफ़ेद कण क्या होते हैं, तो वो कहते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो एक तरीके से हमारे शरीर की सिपाही हैं, वीर सिपाही हैं, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, अर्थात रोगों से बचाती हैं। जब कोई रोग हमारे शरीर पर आने की कोशिश करता है तो वाइट ब्लड सेल्स उनको रोकती हैं, अर्थात वो क्या हो गई, वीर सिपाही जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बिंबाणु, तो बिंबाणु क्या करते हैं, जब हमें कोई चोट लगती है और उस चोट से खून निकलता है ना, आपने देखा होगा जब घाव बड़ा होता है तो खून निकलना शुरू होता है, तो उस चोट से जो खून निकलता होता है उस खून को रोकने का कार्य कौन करते हैं, बिंबाणु करते हैं। वो उस घाव के ऊपर जाल बनाते हैं एक तरीके का, बिंबाणु उस पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ब्लड को रोकना शुरू कर देते हैं। फिर अनिल के दिमाग में एक सवाल आता है, वो कहता है जब बहुत बड़ी चोट लग जाए तो डॉक्टर दीदी कहती हैं जब चोट बहुत बड़ी हो और घर पे ना खून का बहना रोका जा सके तो हमें सफ़ेद साफ कपड़ा घाव पर बांधना चाहिए और जल्दी से जल्दी मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। साफ कपड़ा बांधने से ये होगा कि खून का जो बहाव है वो धीरे धीरे कम होगा और जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर
एनीमिया दीदी ने नहीं बताया है, तो वो कहती है कि हाँ, एनीमिया हमारे शरीर में क्या होता है, ये जो लाल रक्त कण होते हैं ये 1 मिलीलीटर में 40 से 50 लाख लाल रक्त कण होते हैं। 1 मिलीलीटर खून में या रक्त में 40 से 50 लाख रेड वाले जो कण हैं वो उसमें होते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका जीवन लगभग 4 महीने होता है और फिर ये धीरे धीरे मृत हो जाती है। फिर अनिल के दिमाग में सवाल आता है कि जब सारे रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं तो क्या होता है, तो वो कहती है ऐसा नहीं होता। जब रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे मरना शुरू होते हैं, डेड होना शुरू होते हैं, उसके बाद नए लाल रक्त कण भी धीरे धीरे बनते जाते हैं। तो पुराने जितने भी कण होते हैं वो धीरे धीरे मृत होते हैं और नए जो कण होते हैं वो बनना शुरू होते हैं। तो आखिर ये बनते कहाँ हैं? हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ जो मज्जा होता है, जैसे बोन मैरो भी कहते हैं, वहाँ पर ये फैक्ट्री होती है लाल रक्त कण बनाने की। हम ये समझ सकते हैं कि उन हड्डियों के बीच में कारखाना है, फैक्ट्री है, जहाँ पर लाल रक्त कण बन रहे हैं। कैसे बनेंगे? अब पदार्थ चाहिए, फैक्ट्री में भी हमें सामान चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है या जो कच्चा माल है वो हमें मिलता है प्रोटीन से, आयरन से, विटामिन से, और ये सब हमें कहाँ मिलता है? खाने से, चाहे वो मीट हो, एग हो, दाल हो, हरी सब्जियां हो, दूध हो, इन सब से हमें ये आयरन, प्रोटीन और विटामिन्स मिलते हैं। तो ये सारे रॉ मटेरियल हैं जो कि बोन मैरो में बनाने का काम करते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो धीरे धीरे लाल रक्त कण बनते जाते हैं, जो कि पौष्टिक आहार नहीं खाते, जो कि विटामिन, प्रोटीन और आयरन से भरपूर चीज़ें नहीं खाते, उनमें रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे बनती हैं और इसकी वजह से वो कमज़ोर होते जाते हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स कम होने के कारण ही क्या होता है? एनीमिया होता है। समझ में आया? जो एनीमिया है वो रेड ब्लड सेल्स की कमी से होता है। फिर ठीक है, एनीमिया रेड ब्लड सेल्स की कमी से होता है, इसका निवारण क्या है? अगर हम चाहें कि घर पर ही इसका कोई उपाय हो तो क्या है? तो दीदी ने कहा इसका उपाय ये है, जो कि पहले भी बताया गया है, आपको प्रोटीन युक्त भोजन करना होगा, आयरन युक्त भोजन करना होगा और क्या? विटामिन युक्त भोजन करना होगा। दूसरी बात कि आपको शुद्ध आहार ग्रहण करना होगा। शुद्ध आहार, आपको स्वच्छता से रहना होगा, साफ सफाई से रहना होगा, शुद्ध पौष्टिक आहार ग्रहण करना होगा और साथ में एक प्रकार के कीड़े भी होते हैं जो कि हमारी स्किन या त्वचा के माध्यम से लार्वा के रूप में चिपक कर धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो जो कीटाणु होते हैं वो भी धीरे धीरे हमारे अंदर कमजोरी पैदा करते हैं। ये बहुत सारे माध्यम से पहुंच जाते हैं। जब हम साफ सफाई से ना रहें या फिर जब हम वॉशरूम का यूज करें तो हम स्लीपर ना पहने या फिर हम अच्छे से हैंड वॉश ना करें, तो इन सारे माध्यम से ये जो कीटाणु हैं हमारे शरीर के अंदर त्वचा के माध्यम से जाते हैं, स्किन के माध्यम से जाते हैं और हमारे शरीर में कमजोरी होना शुरू हो जाती है। तो ये है एनीमिया से निवारण। और अगर बहुत बड़े रूप में है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। उसके बाद एक और बात अनिल ने दीदी से पूछी कि जब चोट लगती है दीदी और जब हॉस्पिटल जाते हैं और जब बहुत सारा रक्त बह चुका होता है और व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी आ जाती है तो वो रक्त की कमी कैसे पूरी होती है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा उसके लिए सबसे बड़ी बात तो जो रक्त है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है और हर एक व्यक्ति का रक्त हर एक व्यक्ति के लिए काम आए ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। हर किसी व्यक्ति का रक्त तभी किसी दूसरे व्यक्ति के काम आता है जब उसका रक्त समूह या ब्लड ग्रुप मैच होता है, तब वो रक्त दूसरे व्यक्ति के काम आता है। पहली बात।
और अगर रक्त की व्यवस्था कहीं से नहीं होती तो बहुत सारे हॉस्पिटल में, बहुत सारे अस्पताल में ब्लड बैंक होता है। उस ब्लड बैंक की सहायता से आप अपने ब्लड ग्रुप का रक्त वहां से ले सकते हैं। फिर अनिल ने सवाल किया कि ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आता है? तो दीदी ने कहा रक्तदान शिविर लगते हैं, लोग अपनी इच्छा से रक्तदान करते हैं और उस रक्त को ब्लड बैंक में सेव रखा जाता है कि आपातकाल स्थिति में या इमरजेंसी में वो रक्त किसी के काम आ सके, किसी की जान बचाई जा सके। फिर अनिल ने पूछा कि लोग कहते हैं रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। तो दीदी ने कहा ये बिल्कुल निराधार है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त होता है। अगर उस 5 लीटर रक्त में से व्यक्ति ने 300 मिलीलीटर रक्त डोनेट कर दिया, दान कर दिया, तो उसको कहीं से कमजोरी नहीं आती है और इतने जो रक्त है वो हम दान कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी ही हमारे शरीर में दोबारा बन जाता है। तो ये बिल्कुल निराधार है कि रक्तदान करने से व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आती है। वैसे ही व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर, लगभग 5 लीटर खून होता है और अगर हम उसमें से 300 मिलीलीटर रक्तदान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको कमजोरी महसूस हो। डॉक्टर दीदी ने ये बात अनिल को समझाई। उसके बाद ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा बचने के लिए बीमारियों से साफ सफाई ध्यान रखना, पौष्टिक आहार का ध्यान रखना, आप कुछ भी बाहर की चीज़ें ना खाएं इसका ध्यान रखना, स्वच्छता से रहना और वॉशरूम का यूज करते समय अच्छे तरीके से हाथ धुलना और वॉशरूम में स्लीपर पहनकर ही जाना। इतना डॉक्टर दीदी ने समझाया। तो बच्चों, आज हमने जो जो शब्द सीखे हैं रक्त से रिलेटेड, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ओके, पहला हमने सीखा था कि 2 भाग में रक्त होता है। रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला होता है तरल, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरे होते हैं कण, जो कि पहला है लाल रक्त कण, दूसरा है श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण, तीसरा था बिंबाणु, इसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये रक्त के भाग थे 2। पहला प्लाज्मा जो तरल रूप में होता है, दूसरा कण जो कि ये 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद लाल रक्त कण की कमी से कौन सा रोग हमने देखा? एनीमिया। कब होता है? जब लाल रक्त कण की कमी आ जाती है हमारे शरीर में। तो ये चीजें हमने सीखी। फिर हमने ये भी सीखा कि कैसे एनीमिया से बचाव हो सकता है। उसके बाद हमने जाना था कि कैसे जो लाल रक्त कण है इसके अंदर बहुत सारी जानकारियां होती हैं। श्वेत रक्त कण की बहुत सारी जानकारियां होती हैं। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर का वीर सिपाही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो बिंबाणु है वो रक्त को जमाने का कार्य करता है और जो लाल रक्त कण है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है, रक्त और हमारा शरीर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।